बंटवारा। आरती बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसीलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी। मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, सारिका जी ने कहा। आरती अपनी बाई कविता से बोली, कविता, यह पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाई कविता पहुँचा देगी। बहू आरती ने पीछे से सास सारिका जी को रसोई में देखकर कहा, और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है, सारिका जी बोली। आरती बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा संजय जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। आरती तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और पूजा भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि उनको आप लोगों को खाना ना देना पड़े, सारिका जी बोली। बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन अपने यहाँ आने से मना कर दिया है, इसीलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। आरती फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी कभी आपको खाना नहीं देती, तो मैं आप लोगों को क्यों दूँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए, सारिका जी आरती से विनती करते हुए बोली। आरती बहू, यदि तू भी पूजा की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ है तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन पूजा बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन और खिला दे। यह सुनते ही वापस आरती का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी केवल 15 दिन, जो मैंने आपको 15 दिन रखा उसका क्या? उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान ली है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी को आपको रखने की जब भी बारी आती है वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सके। मगर मैं भी इस बार उनके इस परचम में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। सारिका जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और वे वहां से लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थी। सारिका जी अपने कमरे में आई तो पति दिनेश जी बोले, क्या हुआ सारिका, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तुम्हारी। फिर सारिका जी ने पति दिनेश जी को सारी बात बताई तो वे बोले, सारिका, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब तुम्हारे हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे। आगे की जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है?
और अब देखो तो ज़रा, 2 बेटे 2 बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसे हालात हो गए हैं हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली है। अरे, ऐसे नालायक बेटे बहू घर में हो तो किसी दुश्मन की क्या जरूरत। दिनेश जी और सारिका जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। दिनेश जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहां वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। दिनेश जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे संजय की शादी की, जिसकी पत्नी पूजा घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद में बेटे विवेक की भी शादी हो गई। सारिका जी ने हर कदम पर दिनेश जी का साथ दिया था। दिनेश जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते तब सारिका जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी दिनेश जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब सारिका जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह सारिका जी ने दिनेश जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। दिनेश जी को भी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। दिनेश जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब दिनेश जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े मकान में अपनी रसोइयां अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। दिनेश जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था, अब वो 2 टुकड़ों में बंट चुका था। यह देखकर दिनेश जी और सारिका जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और फिर घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने दिनेश जी और सारिका जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटों बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली। दिनेश जी और सारिका जी जिस बेटे के पास रहते वहां अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। दिनेश जी आज बहुत उदास थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। सारिका जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वह हमारी उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है अब। कहते हुए सारिका जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा कोई भी अस्तित्व ना हो। दिनेश जी बोले, सारिका तुम सही कह रही हो, हमारा होना या ना होना
जिनके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। सारिका जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। दिनेश जी बोले, सारिका मैं समझाता हूँ तुम्हें, कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी सभी उनके कमरे में पहुँचें। बड़ा बेटा संजय आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं पूजा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। दिनेश जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए, इसीलिए हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े, इसीलिए बीमार हो गई। संजय पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा विवेक बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? दिनेश जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा विवेक आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है? दिनेश जी बोले, हमारा। दिनेश जी बोले, आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली कविता हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा? जब तुम लोगों एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाएगी, और यह मकान मेरा है। और तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का भी मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भर की औकात ना हो तो तुम लोग यहाँ यह घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह मकान खाली कर दो। दिनेश जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। दिनेश जी ने उनकी बाई कविता को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू आरती उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति विवेक से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है। ना वे हर महीने का नया नाटक करती और ना यह दिन देखना पड़ता। बड़ी बहू पूजा को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? सारिका जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माता पिता को किराया देने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मन मार कर दोनों ने दिनेश जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई कविता भी आ चुकी थी और दिनेश जी और सारिका जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने दिनेश जी और सारिका जी से माफ़ी मांगी, मगर दिनेश जी और सारिका ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को न दे। बेटे बहू इतना सा मुँह लेकर रह गए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।